आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम यंग आइकन में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं। डॉक्टर हफीजुर रहमान, आप खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर हैं। बात चाहे इस्लाम कार्य की हो, उर्दू की हो या फिर मुल्क की तहजीब की, डॉक्टर हफीजुर रहमान हमेशा इन कार्यों में आगे रहे हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है खुसरो फाउंडेशन और क्या है इसका मिशन। देखिए, खुसरो फाउंडेशन एक थिंक टैंक है अपने आप में, जिसे 3 साल पहले हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों और कुछ अहम तरीन शख्सियात के ज़रिए इसको कायम किया गया। और इसका मकसद ये था कि इस्लाम के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए से या अनऑथेंटिक लिटरेचर के ज़रिए से फैला दी जाती हैं, तो एक तो जो इस्लाम की सही तस्वीर है, उस सही तस्वीर को जो कुरान और हदीस का इस्लाम है, अल्लाह और रसूलुल्लाह का इस्लाम है, उसको आगे लाया जाए। इस्लाम का जो ह्यूमैनिटेरियन मैसेज है उसको आगे लाया जाए। इस्लाम का जो कुरान का साइंटिफिक मैसेज है उसको आगे लाया जाए। इस्लाम जिस निज़ाम तालीम की बात करता है, कुरान जिस निज़ाम तालीम की बात करता है या जिस तहज़ीब की बात करता है, उसको आगे लाया जाए। क्योंकि अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम हुब्बुल वतनी की भी बात करता है, इस्लाम पैट्रियटिज़म की बात करता है, इस्लाम साइंस की बात करता है, कुरान साइंस की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत की बात करता है। और इसका नाम अमीर खुसरो के नाम पर इसलिए रखा गया कि 700 बरस पहले ज़िंदगी गुजारने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसकी लाइफ आज भी इंतहाई रेलेवेंस है, मानवियत रखती है अपने, इसलिए कि हम अमीर खुसरो को जिस एंगल से देखें, अगर आप उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग्स को देखें, हुब्बुल वतनी को, तो आपको लगता है कि उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। वो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे और चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं और दुनिया के सबसे अहम तरीन मुल्कों में वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अहम तरीन मुल्क है। सर, अगर आपका तालीमी सफ़र की बात की जाए तो काफ़ी लंबा आपका सफ़र रहा है, तालीमी सफ़र। फिर आप खुसरो फाउंडेशन से जुड़े, तो वो क्या चीज़ रही जिसने ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाया? देखिए, मैं एक रामपुर ज़िले के छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में ना ही जाने के लिए कोई पक्का रास्ता था, ना कोई वहाँ पर लाइट थी मेरे बचपन में, और ना ही कोई स्कूल था 92 से पहले। गवर्नमेंट का स्कूल भी 92 में बना। तो सिंपली एक मकतब से मैंने शुरुआत की। आई नेवर बीन इन एनी स्कूल, वेदर कॉन्वेंट और वेदर पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। तो सिंपली मैंने मदरसे से तालीम हासिल की, फिर रामपुर के मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की, और फिर जामिया अशरफिया, वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक सेमिनरी, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद और जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ है, वहाँ तालीम हासिल की। एक साल मैंने कुछ दिन शिबली कॉलेज में भी रहा, लेकिन वहाँ का मदरसे से इम्तहान टकराने की वजह से नहीं दे पाया। दैन मैंने जामिया मिल्लिया से ग्रेजुएशन किया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से MA, MPhil और PhD की। अपने स्टूडेंट डेज़ में ही, क्योंकि मैंने मदरसे में अंग्रेज़ी जो उत्तर प्रदेश की इंग्लिश बुक रीडर है, उसके सेकंड वॉल्यूम में एक बहुत छोटी सी पोएम है, डियर चाइल्ड व्हेन यू गो अप ए हिल नेवर लुकिंग अपॉन योर बैक, कि प्यारे बच्चों, जब तुम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो कभी पीछे मुड़कर मत देखो, यानी अपने कदमों के निशान को मत देखो। जिसको इकबाल ने कहा है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ब खुद बेजार हो जाए। तो हमने ये सोचा कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और मुझे ये ऑनर मिला कि मेरी बस्ती में आलिम तो बहुत सारे थे, लेकिन जो सिस्टमेटिक एजुकेशन है उसमें उस गांव की हिस्ट्री में ग्रेजुएट अगरचे मैं पहला हूँ, मेरे बाद बहुत से बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हुए, और एक पूरे बड़े रीजन में शायद PhD मैं अकेला हूँ। और जिसे ये ऑनर प्राप्त हुआ कि मैंने JNU में 5 साल पढ़ाया भी एज ए विजिटिंग फैकल्टी, और अपने स्टूडेंट डेज़ में ही एक कैंपस का अच्छा स्पीकर होने की बिना पर मैंने यूनेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यूनेस्को पेरिस में मुझे बुलाया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टर्की में बुलाया गया, ईरान में बुलाया गया, और उसके बाद मुझे इराक़ में 2 बार मौका मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चकवेस्ट के इंटरनेशनल सेमिनार में भी पेपर पढ़ा। तो BHU में मैंने कंपोजिट कल्चर और जो हमारे डिवोशनल सॉन्ग हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल सेमिनार कुछ महीनों पहले हुआ।
اس میں بھی مجھے 3 روزہ میں اپنا پیپر پیش کرنے کا اور ملک کے باہر ہر جگہ ایز اے اسپیکر جانے کا موقع ملا. یہ پتہ نہیں کہ یہ چیز کس وقت ڈیولپ ہو گئی اور لوگ پسند کرنے لگے. تو ہم نے دوردرشن سے لے کے اور ETV تک اینکرنگ کا کام بھی کیا اور آواز دی وائس پر اور شوز بھی ہوسٹ کیے. اور ایز اے اسپیکر چاہے وہ انٹرفیتھ میٹ ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل ہو, اور چاہے وہ اسلامک سیرت النبی کے اجلاس ہوں. ڈاکٹر صاحب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا سفر کتنا لمبا رہا اور آپ نے جیسے مدرسے سے آپ کی جو ہے تعلیمی کی شروعات ہوئی, لیکن ایسے میں مشکلات بھی بہت سارے آئے ہوں گے, تو اس مشکلات کو بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ پڑاؤ جو ہے وہ بیچ میں پڑے. دیکھیے بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں. بہرحال مجھے اس لیول کی فائنینشیل مشکلات تو اس طرح کی نہیں آئیں جس طرح کی ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو ہوتی تھیں, اور اس کے باوجود بھی وہ چلتے رہتے تھے, کیونکہ اسٹوڈنٹ ڈیز سے ہی لوگ ہمیں بہت ساری جگہ پر انوائٹ کرنے لگے تھے. بہت سارے ہم ایسے کام تھے جو اسٹوڈنٹ ڈیز میں کرنے لگے تھے پروفیشنلی بھی. وہ کچھ کام ایسے تھے جو سورس آف ارننگ بھی تھے لٹریری اعتبار سے. تو ہمیں ایک اسپیکر یا اینکر ہونے کا یا رائٹر ہونے کا یہ فائدہ تو ضرور ملا, اور ماں باپ کی طرف سے یہ تھا کہ بھئی آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہماری جتنی کیپیسٹی ہے ہم مدد کریں گے. لیکن اس کے باوجود بہت مشکل ہوتا ہے یہ طے کرنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ کوئی گائیڈنگ فورس نہیں تھی ہمارے پیچھے کہ جو یہ بتائے کہ ہمیں کون سا کورس کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے, کس ادارے میں ایڈمیشن لینا چاہیے, کس میں نہیں لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ایک فائنینشیل بھی ایک لمیٹیشنز ضرور رہتی ہے, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیچرلی غریب اور کمزور ہوتا ہے. اور JNU میں جا کے اس کا آرام اور زیادہ بھی تھا کہ وہاں ہر بچے کو اسکالرشپ بھی ملتی تھی. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ اس میں اپنے سے ان نیچے والے بچوں کو بھی دیکھتا تھا جو فائنینشلی مجھ سے زیادہ کمزور ہوتے تھے, اور کتنی کمزور حالات میں بھی انہوں نے سول سروسز کوالیفائی کیے اور وہ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے. ہم تو کوئی ایسا مقام حاصل نہیں کر سکے, لیکن ہم جس جگہ رہے اس میں مطمئن بہت رہے کہ ہمیں یہ خوشی رہی کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم کسی کے دوست ہوں, کسی کے رشتہ دار ہوں, کسی کے عزیز ہوں, کسی اسٹیج پر ہوں, تو ایک کوشش یہ ضرور کریں کہ ہم اپنے کام کے لیے ڈٹرمن بھی ہوں, کمیٹڈ بھی ہوں, اور اپنے پروفیشن کو لے کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ آنیسٹی بھی ہو. کیونکہ انسان کے کام سے زیادہ اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کا کردار جہاں بھی رہیں وہ ہمیشہ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں جو اپنی گھریلو تعلیم تھی اور جو اسلامی تعلیم ہے اس کی روشنی میں زندگی کا سفر آگے طے کیا کہ ایک صرف اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہی نہیں بلکہ اچھا ہندوستانی بننے کی کوشش. اور اگرچہ ابھی ہم ایک طالب علم ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اچھے انسان بن پائے یا اچھے عالم بن پائے یا اچھے مسلمان بن پائے یا اچھے ہندوستانی بن پائے, لیکن ہماری کوشش یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں اس سلسلے میں, کہ میں تعلیم کے سلسلے میں ہمیشہ سر سید احمد خان کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. سیاست کے سلسلے میں مولانا آزاد کو اور ہارمنی کے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اور ان دونوں کے کمبینیشن سے جو شخصیت بنتی ہے وہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی بنتی ہے, ان کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اور نوجوان نسل میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں, چاہے IRS کوالیفائی کرنے والی ایک ینگ نوجوان جو ہے وہ الخیر ہو, یا UPSC کے ٹاپر اور کشمیر کے پہلے ٹاپر ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب ہوں, یا مدرسے سے ہمارے ہی مدرسے سے پڑھ کے آ کر اور JNU میں تعلیم حاصل کی اور UPSC کوالیفائی کیا ڈاکٹر شاہد رضا خان ہوں, یا پھر اس طرح کے بہت سارے, یا IPS کوالیفائی کرنے والی میرے ہی ایریے کی رہنے والی جو ایک کسان پریوار کی تھیں علمہ افروز ہوں, یا بہت سارے جب UPSC کے بھی رزلٹ آتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے کوالیفائی کرتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کوئی ٹیمپو چلاتا ہے, کوئی ٹھیلا لگاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, اور انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو اچیور ہیں, جو آئیکن ہیں, وہ یہ لوگ ہیں, اور پورے دیش کے لیے ارسپیکٹو آف کاسٹ, کریڈ, ریلیجن,
اگر پورے اس دیش نے ہمارے ہوش میں کسی کو آئیکن مانا ہے تو وہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو مانا ہے، اور وہ ہر اینگل سے آئیڈیل ہیں، آئیڈیل ہندوستانی بھی ہیں اور ایک آئیڈیل انسان بھی ہیں، اگر میں ہندوستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں، جنہوں نے اپنے دیش میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور دیش کا نام روشن کیا ہے۔ سر، حال ہی میں آپ کی ایک بک لانچ ہوئی ہے غزوہ ہند، تو کیا کچھ ہے اس کتاب میں اور کیا کچھ پیغام آپ اس کتاب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس کتاب کو میں آپ کے چینل کے لیے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے ایک تو یہ تینوں زبانوں میں ہے۔ اردو میں اس کا نام ہے کیا ہے غزوہ ہند کی حقیقت، اور انگریزی میں اس کا نام ہے واٹ از دا ریئلٹی آف غزوہ ہند، اور ہندی میں اس کا نام ہے کیا ہے غزوہ ہند کی حقیقت۔ اس میں 8 اسکالرس نے، جو اسلامک اسکالرس ہیں، انہوں نے اپنے ایسیز لکھے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، یعنی میرے علاوہ 7 لوگ اور ہیں، جس میں ہمدرد یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر دارالعلوم دیوبند کے فاضل ڈاکٹر وارث مظہری صاحب ہیں، ایک ندوۃ العلماء کے فاضل مولانا ذکوان ندوی صاحب ہیں، ذکوان ندوی صاحب، ایک اسلامک اسٹڈیز سے ایم اے اور بہت ہی دا ہندو اور بہت سارے انگریزی اخبار میں رائٹر، کئی کتابوں کے رائٹر، چنئی کے انجینئر اے فیض الرحمان صاحب ہیں، اور ایک اسلامک آرکیٹیکچر میں یو کے سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ڈاکٹر روچیکا اروڑا صاحبہ ہیں، ایک جامعہ ازہر کے پروڈکٹ مسٹر عبد المعید اظہری صاحب ہیں، جو ایک بہت اچھے نوجوان عالم ہیں، اچھے رائٹر ہیں، اور شیعہ اسکالر اور ریفارمر مولانا ڈاکٹر سید قلب رشید رضوی صاحب ہیں، اور ایک مظاہر العلوم جدید سہارنپور کے فاضل اور القرآن اکیڈمی کیرانا کے بانی اور ڈائریکٹر مفتی اطہر شمشی صاحب ہیں۔ ان سب لوگوں کے میرے اس میں مضامین ہیں۔ چونکہ یہ جو موضوع ہے وہ پچھلے 50 سالوں پہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اس موضوع کو بار بار میڈیا میں اس کو لا کر اس سے ہمارے برادران وطن کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ پاکستان یا مسلمان اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے، گویا کہ قیامت صغریٰ آ جائے گی، یا اس کا استعمال پاکستانی جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کشمیر میں امن خراب کرنے کے لیے اور تشدد پھیلانے کے لیے، کشمیر کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے اور پاکستان کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے کرتی ہیں، اور ہم نے کسی کے مضمون سے کچھ کاٹا نہیں ہے۔ جو اس نے بات کہی ہے اپنے مسلک کے، اپنے عقیدے کے مطابق، اسے ایز اٹ از رکھا ہے، جو اس کا نظریہ ہے، ہم نے اپنا نظریہ اس پر نہیں تھوپا ہے۔ تو غزوہ ہند پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی، چاہے مغلس آئے ہوں، چاہے ٹرکس آئے ہوں، چاہے لودھیز آئے ہوں، سوری آئے ہوں، جتنے بھی لوگ آئے ہوں، ان کے ساتھ بڑے بڑے صوفیہ اور علماء بھی آئے، they were in better position کہ وہ اپنی اس جنگ یا جد و جہد کو مسلمانوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے اسلامی جہاد کہہ دیتے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی اس کو اسلامی جہاد نہیں کہا۔ ہندوستان میں علم حدیث کو متعارف کرانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر اور آخری دلی کے بڑے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو تمام مسلک کے لوگ مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں غزوہ ہند کو کوئی جگہ نہیں دی۔ تو اگر غزوہ ہند کا تصور ہوتا تو اب ڈیموکریسی میں نہ صحیح، کم سے کم جب یہاں 600 سال سے زیادہ مسلمانوں کا دور حکومت رہا، انہیں کس نے روکا تھا کہ وہ اس کا ذکر کرتے یا اورنگزیب اس کا ذکر کرتے؟ لیکن کسی بھی بادشاہ یا حکمران نے یا حملہ آور نے یا کسی بھی عالم یا صوفی نے غزوہ ہند کا ذکر نہیں کیا۔ اور کل ملا کے جو صحاح ستہ کی 6 حدیثیں ہیں، اس میں صرف ایک حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی گئی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہیں ان کو تمام محدثین نے متفقہ طور پہ ضعیف مانا ہے، یعنی ویک حدیث مانا ہے۔ حضرت ثوبان والی حدیث کو کچھ نے حسن اور کچھ نے صحیح مانا ہے۔ صحیح ماننے کی صورت میں جن لوگوں نے صحیح مانا ہے ان کی بھی تعداد کم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد کوئی فیوچر کا غزوہ نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہونے والا، بلکہ وہ پیسفل ایکسیشن ہے جو مسلم صوفی اور تاجروں کا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ لیکن چونکہ غزوہ نہیں کہا جا سکتا اس کو، اس لیے کہ پروفٹ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو پروفٹ جس میں شامل نہیں، ہمارے ہاں صحیح حدیثوں کی تعداد امام ابو داؤد اور امام حنبل کے مطابق 4000 یا 4400 ہی ہے، جبکہ یہ 7 لاکھ حدیثوں میں سے تلاش کر کے صحاح ستہ میں تقریباً 7000 حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں کمزور حدیثیں بھی ہیں،
कुछ मॉडरेट हदीसें भी हैं और कुछ जो है वो ऑथेंटिक हदीसें भी हैं। तो कुरान के रूह से जब इस हदीस को परखा जाता है तो उस पैमाने पर वो पूरी नहीं उतरती, इसलिए कि पैगंबर कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सकते जो आने वाले वक्त में उनकी कौम के लिए, उनकी कौम की इज़्ज़त के लिए और कौम के वक़ार के लिए कोई ख़तरा हो। लिहाजा इस किताब के ज़रिए जब लोग इसको पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मुस्तक़बिल में कोई भी ग़ज़वा इस तरह का होने वाला नहीं है। ये जो ज़हन बहक गए हैं उन नौजवान मुसलमानों को भी अपने जहन से निकाल देना चाहिए, उन मुतशद्दिद तंजीमों को भी अपने जहन से निकाल देना चाहिए, और हमारे बरादरान वतन को ये नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं जो जगह जगह मीडिया पे इस पे पूरा हुआ खड़ा करते हैं उनको भी अपने जहन से इस बात को निकाल देना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो एक विदाउट फ़िल्टर किताब है, जिसमें जो सब कुछ लिखा गया है वो सच्चाई लिखी गई है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहूँगी, जैसे लिटरेचर होते हैं, किताबें होती हैं, लेकिन जो नई नस्लें हैं जो आ रही हैं, जो किताबों की तरफ नहीं है, उनको किताबों से अलावा उन तक ये बात पहुँचाने के लिए, मैसेज पहुँचाने के लिए क्या कुछ और जो है वो काम किए जाएंगे? देखिए, हम इसको वोकल भी लोगों तक पहुँचाएँगे, यूट्यूब के ज़रिए से भी इसको पहुँचाएँगे, ट्विटर के ज़रिए से भी। हमारा जो खुसरो फाउंडेशन का ट्विटर हैंडल है, हम इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, हमारी वेबसाइट है www.khusrofoundation.org, और हर माध्यम से जाके जगह जगह इस किताब पर जो है वो डिस्कशन होंगे। ये किताब लाइब्रेरीज़ में होगी, मदारिस में होगी, और हमने इस सिलसिले में एक इस्तिफ्ता भी तमाम मकतब फ़िक्र के इदारों को भेजा था, और उसमें हमें नदवा से तो जवाब आया है, देवबंद से गोल मोल जवाब आया था। उन्होंने कहा पहले आप ये बताइए कि इसका मिसयूज़ कौन लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो और आ जाएगा। हम उलमाए इजिप्ट वगैरह से भी इस सिलसिले में और भी आगे राब्ता कर रहे हैं। इस किताब पर जो हमारे रिव्यू आ रहे हैं उनको भी शामिल करके, या जो गुफ्तगू इस किताब की रिलीज़ में MJ अकबर साहब ने और हमारे मेहमानों ने की है, आने वाले इसके नेक्स्ट एडिशन में हम उसको भी इसका हिस्सा बनाएंगे, और हम जगह जगह इसकी रीडिंग स्कूल्स में, कॉलेज में, मदारिस में इसको कराएंगे। और मदारिस वालों को चाहिए, जितने भी हमारे बड़े इदारे हैं उनको चाहिए कि यूनानिमसली बैठकर एक जगह तमाम मुफ्तियाए किराम क्रिटिकल इसका एनालिसिस करके और जो सच्चाई है वो आवाम के सामने लाएं, ताकि हम एक अच्छा हिंदुस्तानी होने का, अच्छा इंसान होने का और अच्छा मुसलमान होने का परिचय दे सकें। इसलिए कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। बात करें सर मुल्क के मुसलमानों की, तो ऐसा हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि उनका कहना है कि मुल्क में इस्लाम और मुसलमान दोनों खतरे में हैं। तो मैं इसमें आपकी सोच जानना चाहूँगी कि क्या ये इसमें क्या सच्चाई है, और दूसरा ये जानना चाहूँगी कि जो डबल स्टैंडर्ड की बात की जाती है, ख्वातीन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? मैंने अपने दोनों मजमून पर अलग अलग आर्टिकल लिखा। एक तो मैंने लिखा था कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम नॉट अफ्रेड, क्योंकि एक दो पॉलिटिकल लोगों ने और एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़ी तंजीम के हेड थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमान ख़तरे में है। हिंदुस्तान में जिस दिन से पहला मुसलमान आया है उस वक्त से लेके, देखिए इस्लाम तो कहीं भी पूरी दुनिया में ख़तरे में नहीं है। अगर एक मुसलमान भी रूए ज़मीन पर ना रहे तब भी इस्लाम ख़तरे में नहीं रहेगा, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस किताब को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ना हमारी नमाज़ों का ना नमाज़ों के लिए हाजतमंद है, ना हमारे रोज़ों के लिए हाजतमंद है, ना हमारे कुर्ते पैजामे और दाढ़ी टोपी के लिए हाजतमंद है, ना हमारे सिर्फ़ कलमे के लिए हाजतमंद है। ये तो हमारी ज़रूरत है। तो एक बात तो ये कि इस्लाम ख़तरे में नहीं है। हाँ, जो पॉलिटिकल लोगों ने नरेटिव चलाया है, जो कॉलोनियल पीरियड से पिछले 200 सालों के अंदर जो एक नया नरेटिव चलाया गया, जो एक पॉलिटिकल इस्लाम चलाने की कोशिश की गई, जिसके लिए इजिप्ट से इख्वानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर हसनुल बन्ना और सैयद कुतुब जैसे लोग खड़े हुए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौलाना अबुल आला मौदूदी जैसे लोग खड़े हुए। एक वक्त था कि कुछ 100 साल पहले सऊदी अरब से मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी खड़े हुए। इन लोगों के जो मकासद थे इस्लाम के नाम पे सिर्फ पावर हासिल करने के, ताकत हासिल करने के, और लोगों को उत्तेजित करने के, और एक लोगों को जो है वो
हार्ड लाइनर स्टेप की तरफ लाने के, जिनके बाद में नतीजे ISIS, दाइश और अलग अलग तरह की जमीयत उद्दावा और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आए, उनके इंटरेस्ट ज़रूर ख़तरे में थे। सर, सियासत के लिए जानना चाहूँगी आपसे कि सियासत को लेकर आपकी क्या सोच है, क्योंकि जानने को मिला कि आपने भी सियासत में जाने का काफ़ी सोचा, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आप सियासत से बिल्कुल दरकिनार हो गए, फिर आपने जाने की कोशिश भी नहीं की? देखिए, सियासत भी हमारा हम एक मुल्क के एक शहरी हैं, इसमें वोट देते हैं तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हर इंसान को सियासत के बारे में जानना चाहिए और सियासत को समझना चाहिए, लेकिन सियासत को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि अगर सियासत मिली मफाद के लिए है, मुल्की मफाद के लिए है, इंसानी मफाद के लिए है, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए है, तो फिर आप अगर अपनी गली की सफाई पर तवज्जो दे रहे हैं, अगर आप अपने मोहल्ले में अमन कमेटी बना रहे हैं, अगर आप एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हेट का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं, तो ये सब उस सियासत के दायरे में आ जाता है और वो कामयाब सियासत है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद, करबला के बाद जो एक मोनार्की और पावर हंगर यजीद के ज़माने से इस्टब्लिश हुआ मुसलमानों में, वो कहीं ना कहीं जाने हुए या अनजाने में पूरी दुनिया में चल रहा है कि अगर हम किसी बस्ती में, मान लीजिए हमारा एक ही घर है, तब भी हम कोशिश करते हैं कि प्रधान हम हो जाएं, सरपंच हम हो जाएं, MLA हम हो जाएं, MP हम हो जाएं। मसाइल का हल सिर्फ MLA, MP, प्रधान और सरपंच और ब्लॉक प्रमुख हो जाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाने में है कि अगर आप APJ अब्दुल कलाम जैसा कैरेक्टर हासिल करें, अगर आप बॉलीवुड में हैं तो आप दिलीप कुमार और शाहरुख खान बन के दिखाएं, अगर आप म्यूज़िक में हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और AR रहमान बन के दिखाएं, अगर आप साइंस की दुनिया में हैं तो आप खुशबू मिर्ज़ा बने, अगर आप जिस फील्ड में कदम रखते हैं, तो फिर आपको तरक्की से कोई नहीं रोकता। यहाँ जो माइक्रो स्मॉल माइनॉरिटी है, मैं समझता हूँ कि फिरोज़ गांधी के बाद पारसीज़ का कोई नुमाइंदा असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं है। जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे, इत्तफाक से वो पारसी भी थे, वो मिनिस्टर भी थे, लेकिन पारसी कम्युनिटी के पास जो है वो रतन टाटा हैं। पारसी कम्युनिटी हाईली इकोनॉमिक के बारे में कम्युनिटी है। मुस्लिम्स में ही जिन कम्युनिटीज़ ने अपने अंदर रिफॉर्म कर लिया, हम बोरा कम्युनिटी की बात करें तो वो अपने पूरे वज़ा और अपनी पहचान के साथ रहते हैं, उनमें कोई गरीब, कोई भिखारी नहीं, पैदाइशी बच्चा उनके यहाँ पर बिजनेसमैन होता है। ख़ुद हम मुसलमानों में शिया कम्युनिटी देख ही लीजिए, उनके पास अजीम प्रेम जी हैं, उनके अंदर एक यूनिटी है और उनमें कोई भिखारी आपको नज़र नहीं आएगा। तो रिफॉर्म की ज़रूरत जो है वो बड़े लेवल पर एक मुस्लिम और हिंदू अक्सरियत में ज़्यादा है। जैसे क्रिश्चियन ने एजुकेशन के बारे में रिफॉर्म कर लिया है, एग्रीकल्चर को लीड कर रहे हैं हमारे जाट और सिख हजरात, तो वो तरक्की कर रहे हैं। बिज़नेस में आप जैन कम्युनिटी को देख लीजिए तो कितने ज़्यादा वो चैरिटी भी करते हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। तो रुझान हमें बदलना होगा। अपने मुल्क में हमें कंट्रीब्यूटर बनने की कोशिश करना है। हमें मुल्क पे लाइबिलिटीज़ नहीं बल्कि मुल्क के लिए एसेट बनना है। जिस तरह पीतल के काम में हाथ डाला तो मुरादाबाद को पीतल नगरी बना दिया, आप रेशम के मामले में गए तो आपने भागलपुर और बनारस बना दिए, चमड़े के मामले में आगरा और आपने कानपुर बना दिया, इसी तरह कांच के मामले में फिरोज़ाबाद है, अलीगढ़ ताले के मामले में है, खुर्जा क्रॉकरी के मामले में। तो जहाँ जहाँ मुसलमानों ने अपने आप को हुनर से जोड़ा, इसी तरीके से आपको मेन स्ट्रीमिंग तालीम से भी अपने आप को जोड़ना है, हुनर से भी अपने आप को जोड़ना है, ताकि आप देश के निर्माण में हर एंगल से हिस्सेदार बन सकें। जब हम पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, जब हम पहले टैक्स पे करते हैं, तब हमें फिर जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी लेने का हमारा हक बनता है और हम बाद में मांगें। तो पहले हम कंट्रीब्यूट करें, बाद में मांगे। और ये हमने 1857 से लेके, न सिर्फ ये कि मुगलिया पीरियड, इससे पहले भी अमीर खुसरू और दारा शिको और बहुत बहुत बड़ी शख्सियात, रहीमन और बड़ी बड़ी मलिक मोहम्मद जायसी और बड़ी लंबी लिस्ट है। इसी तरीके से 1857 से 1947 तक भी जश्न आज़ादी की जो तहरीक आज़ादी थी, उसमें हमारी जगह हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। और हमें अशफाकुल्ला ख़ान और बीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान, इनके कैरेक्टर को नहीं
نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے نوجوانوں کو کہ وہ صرف ڈاکٹر انجینئر اور سول سروس کے خواب نہ دیکھیں، وہ ایس ایس سی بھی کریں، اسٹیٹ سروسز میں بھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ پولیس کے اندر جائیں اور آرمی کے اندر جائیں اور اپنی دیش کی سرحد و سیما کا تحفظ کریں، زیادہ سے زیادہ لاء کو پڑھیں، لائر بھی بنیں اور ججز بھی بنیں، تاکہ وہ جو بھارت کا سمویدھان ہے اس کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے دیش کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارے اس خاص پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔